बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 डायनामिक्स के लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के दरमियान क्या डिफरेंस है वो हमने बताना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि बजाय इसके कि वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करें, हम इनको टेबुलर फॉर्म में यानी कि एक तरफ लाइक फोर्सेस और दूसरी तरफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लिखकर डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो लाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हों और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। दो फोर्सेस जब किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही हैं और वो सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उसको लाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। और अगर दो फोर्सेस आपस में पैरेलल तो हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। इसको आगे एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। रिजल्टेंट फोर्स के एस्पेक्ट से अगर देखें लाइक पैरेलल फोर्सेस को तो लाइक पैरेलल फोर्सेस में रिजल्टेंट फोर्स सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस होती है, जबकि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात की जाए तो रिजल्टेंट फोर्स किसकी इक्वल होती है, डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। यानी कि लाइक पैरेलल फोर्सेस में हम फोर्सेस को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आएगी और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे तो तब हमारे पास अनलाइक पैरेलल रिजल्टेंट फोर्स आएगी। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की बात की जाए तो लाइक पैरेलल फोर्सेस में जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होती है वो वही डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, जबकि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स अप्लाई हो रही होगी। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल की बात की जाए तो अगर दो लोग हैं और वो एक कार को सेम डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, यानी कि उस कार को दोनों पीछे से धक्का लगा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी फोर्सेस लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। लेकिन अगर उसी कार के ऊपर एक पर्सन एक तरफ से धक्का लगाए और दूसरा पर्सन आगे से धक्का लगाए, एक पीछे से धक्का लगाए और एक आगे से धक्का लगाए, तो उस केस में वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। या यहाँ पर जो एग्जांपल लिखी हुई है, टू पीपल पुलिंग अ रोप इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक रस्सी है और उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में वो पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसके नतीजे में वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। इसके बाद इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस के एस्पेक्ट से देखा जाए तो कैन नॉट प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम अनलेस बैलेंस्ड बाय अनदर फोर्स। लाइक पैरेलल फोर्सेस में इक्विलिब्रियम नहीं अटेन किया जा सकता उस वक्त तक जब तक कि एक्सटर्नल कोई और फोर्स ना लगाई जाए। और जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं इसमें इक्विलिब्रियम हम हासिल कर सकते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाकर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स, राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले अगर मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क की बात करें तो मोमेंट ऑफ फोर्स किसी फिक्स्ड पॉइंट के अक्रॉस इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि जो टॉर्क है या मोमेंट ऑफ फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, एक पिवट पॉइंट के अक्रॉस किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाया जाता है तो जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई की जा रही होती है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय उस अप्लाई होने वाले फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट पॉइंट तक, इन दोनों का प्रोडक्ट होती है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होती है। फैक्टर्स जिन पे टॉर्क डिपेंड कर रहा होता है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ, कितनी फोर्स अप्लाई की जा रही है। जैसे आपको ये डायग्राम में एक नट नजर आ रहा है, उस नट को एक स्पैनर की मदद से लूज या टाइट किया जा सकता है, तो इस नट को लूज या टाइट करने के लिए कितनी फोर्स अप्लाई की जाएगी, ये टॉर्क उस फोर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। दूसरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की जा रही है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट पॉइंट तक, इस पे भी टॉर्क डिपेंड कर रहा होता है। फोर्स ज्यादा होगी तो टॉर्क ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो टॉर्क कम होगा। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा होगा,
डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो टॉर्क भी कम होगा। और तीसरा फैक्टर जिस पे ये टॉर्क डिपेंड कर रहा होता है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द पोजीशन वेक्टर। फोर्स और पोजीशन वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई जा रही है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो भी डिपेंड करता है टॉर्क पे। तीसरा क्वेश्चन का हिस्सा था कि मैथमेटिकल फार्मूला लिखना है, तो टॉर्क का फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है टा इक्वल टू एम एफ डी साइन थीटा। एफ फोर्स, डी डिस्प्लेसमेंट और थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बॉडी ऑन इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करना है, उसके बाद मास डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट क्या होता है सेंटर ऑफ मास पे। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है किसी भी रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी जिसके पार्टिकल्स के दरमियान गैप जो है वो फिक्स रहता है, पार्टिकल्स फिक्स रहते हैं, is the point about which mass is equally distributed। सेंटर ऑफ मास क्या होता है किसी भी रिजिड बॉडी का, वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अक्रॉस मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। इट इज द मीन पोजीशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास cm से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है, मीन पोजीशन होता है तमाम पार्टिकल्स का। वो बॉडी जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है उन पार्टिकल्स की मीन पोजीशन सेंटर ऑफ मास कहलाती है। द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेम रहता है, ओरिएंटेशन बॉडी की जो मर्जी हो। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करते हैं, वो मूव करता है तो वो मूव करेगा तो अपने सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस मूव करेगा। मूव करने से मुराद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हुए अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट करता हुआ जाएगा। तो वो जिस एक्सेस के गिर्द रोटेट करता हुआ जाएगा वो एक्सेस जो है वो सेंटर ऑफ मास होगा। इफेक्ट ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए सेंटर ऑफ मास पे, तो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी। कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म, उसमें मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, या यूं समझ लें कि वो यूनिफॉर्म बॉडी है। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी पे लाई कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, हम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड से मुराद उस रॉड के ऊपर पार्टिकल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि पार्टिकल्स का मास सेम है और हर पॉइंट पे पार्टिकल्स की तादाद एक जैसी है, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म रॉड होगा या स्फीयर है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो उनके सेंटर पे होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, इफ द मास इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड द सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टुवर्ड्स द हैवियर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब यूनिफॉर्म रॉड की अगर या यूनिफॉर्म स्फीयर की आपको एग्जांपल दी जाए तो यूनिफॉर्म स्फीयर में आपके पास बॉल आ जाती है, ठीक है, फुटबॉल आ जाता है। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में लेट्स सपोज हम हैमर ले लेते हैं। अब हैमर एक साइड पे हैवी होती है, दूसरी साइड पे जहां पकड़ने की जगह होती है वहां से वो हल्की होती है, लकड़ी का अगर उसमें दस्ता लगा हुआ हो तो। अब उसके नतीजे में क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवियर पार्ट की तरफ मूव कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉन यूनिफॉर्म बीम, द सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी एट द ज्योमेट्रिक सेंटर बट क्लोजर टू द रीजन विद ग्रेटर मास। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म बीम है जिसका एक तरफ मास ज्यादा है और दूसरी तरफ मास कम है, तो उसके नतीजे में जो सेंटर ऑफ मास है वो ज्योमेट्रिक सेंटर पे नहीं रहेगा लेकिन ग्रेटर मास की तरफ मूव कर जाएगा। यानी कि जिस तरफ मास ज्यादा होगा उस तरफ सेंटर ऑफ मास होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बॉडी ऑन इट्स सेंटर ऑफ मास।
नहीं, ये हम देख चुके हैं, ये वही स्लाइड है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर विल बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दीज रेगुलर शेप्ड बॉडीज, circular plate, rectangular and square shaped plate, triangular shaped plate, cylinder, sphere. Also draw figures to support your answer. Differentiate between center of mass and center of gravity. के center of mass हमारे पास क्या है और center of gravity को हमने explain करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि center of gravity क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू एक्ट रिगार्डलेस ऑफ द बॉडीज ओरिएंटेशन। कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पे एंटायर वेट उस बॉडी का एक्ट कर रहा होता है। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि बॉडी का एंटायर वेट कहां पे एक्ट कर रहा है, एंटायर वेट रिगार्डलेस ऑफ द बॉडीज ओरिएंटेशन। बॉडी की ओरिएंटेशन जो मर्जी हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी का जो जहां पे होल वेट एक्ट कर रहा होगा उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देंगे। इसको हम आगे एग्जांपल की मदद से देखेंगे। एट दिस पॉइंट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑन ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इफेक्टिवली बैलेंस आउट। कि ये वो पॉइंट होता है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होती हैं तमाम पार्टिकल्स की वो इफेक्टिवली बैलेंस करती हैं। फॉर ऑब्जेक्ट्स नियर द अर्थ सरफेस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास बिकॉज द ग्रेविटेशनल फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब अर्थ के सरफेस के नजदीक बात की जाए तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है सेंटर ऑफ मास के, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? वो ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की ग्रेविटी की फील्ड है, यानी कि वो रीजन जिस रीजन में अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेगुलर शेप बॉडीज के बारे में बताना था, तो सबसे पहले सर्कुलर प्लेट की बात की गई थी। सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जियोमेट्रिक सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। अगर उस सर्कल के ऑपोजिट डायरेक्शन से हम यानी कि डायमीटर्स ड्रॉ करें तो वो सेंटर में आकर मिलते हैं। इस पॉइंट को सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। दूसरा कहा गया था रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर प्लेट। ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। अगर ऐसी प्लेट हमारे पास हो तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे होता है। ठीक है, ये डायगोनल्स ड्रॉ किए हुए हैं, ये जहां पर आकर मिलते हैं इसको हम क्या नाम देते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। उसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगुलर प्लेट है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल के अगर मीडियन हम ड्रॉ करें, मीडियन क्या होता है? जो कॉर्नर है उस ट्रायंगल का, उस ट्रायंगल के कॉर्नर के सामने वाली जो लेंथ है उसके सेंटर पे हम पॉइंट ड्रॉ करें और उन इस कॉर्नर को उस पॉइंट के साथ ज्वाइन करें, तो हर कॉर्नर से जब ये लाइन ड्रॉ की जाएगी तो वो एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? ये इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। उसके बाद सिलेंडर की बात की गई है। सिलेंडर ये आपके सामने है। सिलेंडर जो है वो मिड पॉइंट होता है उसके एक्सिस का। और फिर स्फीयर है। अब ये जो है स्फीयर आप बनाएंगे तो उसकी भी इसी तरह की सर्कुलर शेप बनेगी। ये सर्कुलर प्लेट थी, सर्कुलर प्लेट से मुराद सर्कल है। ठीक है, और जो स्फीयर होगा, स्फीयर हॉलो स्फीयर भी हो सकता है और फिल्ड स्फीयर भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है। हॉलो से मुराद अंदर से खाली और सॉलिड से मुराद अंदर से भरा हुआ। तो दोनों के केसेस में ज्योमेट्रिक सेंटर होगा उस स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान डिफरेंस था। तो सबसे पहले डेफिनेशन का पॉइंट हम देखते हैं कि पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ ए बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड। कि वो पॉइंट जहां पे टोटल मास जो होता है बॉडी का वो हम कंसिडर करते हैं कि कंसंट्रेट कर रहा है, उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? पॉइंट वेयर द टोटल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। वो पॉइंट जहां पे बॉडी का टोटल वेट एक्ट कर रहा होता है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। नेचर सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है।
यूनिफॉर्म फील्ड की बात की जाए तो सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो तो सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करता है यूनिफॉर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ, और यूनिफॉर्म फील्ड के दरमियान सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ मास के साथ। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा, रिमेन्स फिक्स फॉर ए बॉडी। लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है, डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल वेरिएशंस पे। एग्जांपल क्या है? सेंटर ऑफ मास की एप्लीकेबल इन स्पेस जीरो ग्रेविटी। एप्लीकेबल इन स्पेस जीरो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी जहां पर हो, या आप सेंटर ऑफ मास की दूसरी एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जिस तरह हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखे थे जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स थे, जैसा कि पिछली डायग्राम में हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखे थे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। तो अगर वो यूनिफॉर्म है तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही रहेगा, लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा वही रहेगा जहां पे हमने डायग्राम बनाई हुई थी। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर बात की जाए एग्जांपल की, तो एप्लीकेबल ऑन अर्थ अंडर ग्रेविटी, यानी कि सेंटर ऑफ मास जीरो ग्रेविटी में हम अप्लाई कर सकते हैं, हम देख सकते हैं इजीली, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए ग्रेविटी का होना जरूरी है। तो यहां तक हमारे पास 4 लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे इस चैप्टर नंबर 4 के। मजीद बाकी जो है क्वेश्चंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें, और हमारे यूट्यूब के ऊपर 2 चैनल्स हैं, ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट और जमाल फिजिस्ट। इनमें से आपको ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट पे पाकिस्तान में पढ़ाए जाने वाले तमाम नेशनल बुक्स या पंजाब टेक्स्ट बुक, सिंध टेक्स्ट बुक, KPK, बलूचिस्तान, तमाम बुक्स की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस और टॉपिक्स मिलेंगे। और जमाल फिजिक्स चैनल के ऊपर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड और PBA से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू।